तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस। आज की वीडियो में कुल 75 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया था। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक कूलम्ब है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारिता का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो किसका मात्रक कूलम्ब है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में चल कर है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या हो जाता है? आवेश का बीमा एटी होता है। एटी, ऑप्शन नंबर ए होगा, एटी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? कूलन है, कूलम्ब है, न्यूटन है, या बोल्ट है, या न्यूटन पर कूलम्ब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन है इसका सही आंसर, न्यूटन होगा। उसका 6 नंबर क्वेश्चन में करें, निम्नलिखित में से विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर कुल विद्युत बल होता है। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कुल विद्युत बल होता है। तो हमेशा शून्य होता है, कभी शून्य होता है, द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आंसर हो जाए ए नंबर, हमेशा शून्य होता है। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कुल बल हमेशा शून्य होता है। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल हमेशा शून्य होता है। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कुल बल शून्य होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर एक कूलम्ब बनाते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर एक कूलम्ब बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम्ब बनाते हैं। 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम्ब बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में करे एक कूलम्ब बराबर कितना ईएसयू? तो 3 गुना 10 की पावर 9 ईएसयू होता है। एक कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 की पावर 9 ईएसयू होता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है? इसमें लिखा है विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, या सदिश अदिश दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश अदिश राशि है। विद्युत आवेश का कोई दिशा नहीं होता है। विद्युत आवेश होता है उसका कोई दिशा नहीं होता है, तो विद्युत आवेश अदिश राशि है। उसका 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एप्सिलॉन नॉट मुक्त स्थान की विद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन नॉट की एसआई मात्रक क्या होगी? अगर यदि एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन नॉट का विद्युतशीलता क्या होगी? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा, या पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा, या पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर कूलम स्क्वायर होगा, या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इसमें क्या है? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, मतलब मुक्त स्थान की विद्युतशीलता पूछ रहा है। तो मुक्त स्थान की विद्युतशीलता ये हो जाएगा पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट मुक्त स्थान की विद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन होगा। एप्सिलॉन का विमीय निरूपण होगा mLT⁴ A² या m-1 L-3 या A2 होगा, या ml-2 या इनमें से कोई नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होगा m m m-1 L-3 यानी कि 1342। इसका कोड वर्ड याद रखिएगा लो आप लोग, 13
1342, उसके बाद माइनस शुरू में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप निकालिएगा तो निकल जाएगा, टाइम लगेगा, इसके लिए याद करना पड़ता है कुछ कोड बना के। तो इसके लिए मलता, मलता याद रखिएगा लो, मलता 1342, मलता 1342, शुरू में 2 माइनस, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, तो मलता 1342 और शुरू में माइनस माइनस, ये मलता 1342। सिंपल ट्रिक हो जाएगा, मलता मल टी ए, मलता 1342, 1342 और शुरू में 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मलता 1342। उस अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब है, कूलम्ब पर मीटर है, या कूलम्ब मीटर है, या न्यूटन पर मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो कूलम्ब पर मीटर होगा इसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम्ब पर मीटर होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब एक द्विध्रुव एक द्विध्रुव पी वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है टाउ टाउ पी, या टाउ पी क्रॉस ई, या टाउ पी माइनस ई, या टाउ पी प्लस ई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। जब एक द्विध्रुव पी वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। जब एक द्विध्रुव पी वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव में लगने वाला बल आघूर्ण होता है। तो बी होगा इसका आंसर, टाउ पीई। जब जब एक द्विध्रुव पी वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब एक द्विध्रुव है पी वेक्टर, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि पी वेक्टर द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। पी वेक्टर एक द्विध्रुव हो गया, देखिए यहाँ पे पी वेक्टर एक द्विध्रुव हो गया, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो पी वेक्टर यदि द्विध्रुव पी वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र जब 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 एक द्विध्रुव पी वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण, तो याद रखिएगा टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण टाउ वेक्टर पी क्रॉस ई होता है। उसके बाद 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कूलम्ब बल है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या ए या बी, या इनमें से कोई नहीं। तो ई और बी, कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों बल है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों बल है, कूलम्ब पर केंद्रीय बल विद्युत बल दोनों बल है। उसका 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 गुना 10 के पावर 18, या 6.25 गुना 10 के पावर 17, या 6.25 गुना 10 के पावर 19, या 6.25 गुना 10 के पावर माइनस 19। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 होती है। एक कूलम्ब आवेश में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वियुक्त वियुक्त निकाय का कुल बल सदैव संरक्षित रहता है। वियुक्त निकाय का कुल बल सदैव संरक्षित रहता है। आवेश के संरक्षण के अनुसार, आवेश की योजना के अनुसार, आवेश के क्वांटिमीकरण के अनुसार, या आवेश के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, आवेश के संरक्षण के अनुसार। आवेश के संरक्षण के अनुसार वियुक्त बल सदैव संरक्षित रहता है। उसके बाद 16 नंबर में चलते हैं। तो 16 नंबर में क्या लिखा है कि एक प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है एक प्रोटॉन पे आवेश। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन के कह रहा है कि एक समान
एक समान रूप से आवेश अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान रूप से, एक मिनट फिर से, क्या कह रहा है? एक समान रूप से आवेश अनंत समतल चादर के कारण, एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित अनंत विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ए नंबर 2, समतल मतलब 2 डायमेंशनल होगा। तो ई बराबर ये ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल का नियम क्या है? स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल का नियम क्या है? गाउस का नियम, किरचॉफ का नियम, कूलॉम का नियम या फैराडे का नियम? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फैराडे का नियम, सॉरी, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगता है। स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में समतल रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम क्या होगी? समतल रूप से आवेशित ठोस के कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान रूप से आवेशित ठोस होते हैं, उस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की अधिकतम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? केंद्र पर होती है या केंद्र के सतह के मध्य बिंदु पर? तो इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर केंद्र के सतह के मध्य बिंदु पर। इसका आंसर नंबर बी होगा, केंद्र के सतह के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। क्या क्वेश्चन नंबर क्या था? कि समान रूप से, क्वेश्चन नंबर क्या था फिर से पढ़िएगा, समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, समान रूप से, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो केंद्र के सतह के मध्य बिंदु पर, केंद्र के सतह के किसी बिंदु पर, केंद्र के सतह के मध्य में किसी बिंदु पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यह चित्र दो आवेश Q1 और Q2 के कारण बल रेखाएं का एक आरेख है। आवेश का पता लगाएं। तो इसमें चित्र नहीं दिया गया, तो इसमें क्या पता लगाएं? कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। इसको मतलब इसमें जो चित्र दिया गया रहा, चित्र तो छोड़ दिए हैं, पर चित्र अगर दिया रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक होते हैं। चित्र ही नहीं दिए हैं तो क्या बताएं आप लोगों को। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है। पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक कोई नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं। उसके बाद 22 नंबर में चलते हैं। तो 22 नंबर में क्या कह रहा है? 22 नंबर में कह रहा है कि किसी पिंड पर आवेश Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी लिखा हुआ है। तो E इक्वल टू 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। तो N क्या होगा? तो N सब हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डीवाई मात्रक है आवेश का विभव का, डीवाई किसका मात्रक है? आवेश का है, विभव का है, या आवेश का है, विभव का है, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है, या इनमें से कोई नहीं। तो डीवाई मात्रक जो है ना, डीवाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डीवाई है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक डीवाई है।
उसका जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, घटता है, बढ़ता है, वैसा ही रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई ऋणावेशित वस्तु जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ऋणावेशित निगेटिव आता है तो बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाता है तो द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। नहीं, ये क्या है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाता है तो द्रव्यमान भी बढ़ता है। ये ऋणावेशित होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। उसके बाद 25 नंबर में चलते हैं। तो 25 नंबर में क्या कह रहा है, 25 नंबर में कह रहा है मुक्त स्थान की पारगम्य विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। मुक्त स्थान की पारगम्यता मुक्त स्थान की पारगम्यता मतलब मुक्त स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। पारगम्यता या विद्युतशीलता, तो मुक्त स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 8.8 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। इस मुक्त स्थान का विद्युतशीलता होता है 8.8854, वहीं मान लीजिए 8.8 गुना 10⁻12 फैराडे पर मीटर। मुक्त स्थान की विद्युत 8.8 गुना 10⁻12 फैराडे पर मीटर। उस पर 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। उसका 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का 1 होगा, 0 होगा, या Q बराबर 4πε0 या अनंत। तो इसका आंसर 0 होगा। किसी भी आवेशित गोले के अंदर ये विद्युत क्षेत्र 0 ही होता है। तो खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, आवेश या धारिता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या धारा, इनमें से कौन सा सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, उस सदिश है, इसका दिशा होता है। और आवेश का कोई दिशा नहीं होता है, धारिता का भी कोई दिशा नहीं होता है और धारा का भी कोई दिशा नहीं होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है, इसीलिए सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, धारिता अदिश राशि है और धारा धारिता आवेश अदिश राशि है। ये भी याद रखिएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। तो किसी किसी आवेशित वस्तु पर 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 आवेश का न्यूनतम मान हो सकता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो आवेश का न्यूनतम मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ही हो सकता है। न्यूनतम मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ही हो सकता है। उसके बाद नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश के बीच कूलम बल उनके बीच दूरी दो बिंदु आवेश के बीच कूलम बल उनके बीच की दूरी के साथ बदलता है। तो इसका आंसर क्या होगा 30 नंबर का। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से। दो बिंदु आवेश के बीच कूलम बल उनके बीच दूरी के साथ बदलता रहता है। तो 1/r² की दूरी के साथ बदलता रहता है, 1/r² की दूरी के साथ। दो बिंदु आवेश के बीच कूलम बल 1/r² की दूरी के साथ बदलता रहता है, 1/r² की दूरी के साथ बदलता रहता है।
क्या फिर से दो बिंदु आवेश के बीच कूलम्ब बल, दो बिंदु आवेश के बीच कूलम्ब बल 1/r² 1/r² की दूरी के साथ बदलता रहता है। मतलब कूलम्ब बल किसकी दूरी के साथ बदलता है? तो अपने रेडियस के 1/r², मतलब 1 बटा अपने रेडियस के स्क्वायर। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि धातु के लिए परावैद्युत नियतांक। तो धातु के लिए परावैद्युत नियतांक क्या है? तो धातु के लिए परावैद्युत नियतांक अनंत होता है। धातु के लिए तो अनंत होता है। और पानी के लिए होता है 80 80 होता है। एक पानी के लिए 80 होता है और एक होता है हवा या निर्वात के लिए, और शून्य तो नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि यदि एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसका परिमाणी विद्युत बल क्या होगा? यदि एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिमाणी बल क्या होगा? हमेशा शून्य होगा, कभी शून्य नहीं होगा, द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमेशा शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। अगर अगर एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता, अगर एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो हमेशा शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र ई में एक निश्चित बिंदु आवेश क्यू नॉट पर कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र ई में एक निश्चित बिंदु आवेश क्यू नॉट पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, या एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट बाई ई वेक्टर, या ई वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट बाई एफ वेक्टर, या ई वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट बाई एफ। तो 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। 33 नंबर क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में निश्चित बिंदु, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु क्यू नॉट आवेश पर कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक निश्चित बिंदु क्यू नॉट आवेश पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाए ई। ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाई क्यू, ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाई क्यू नॉट, ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाई क्यू नॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा ई वेक्टर बाई ए वेक्टर बाई बराबर क्यू नॉट। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक निश्चित विद्युत, देखिए विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक निश्चित बिंदु आवेश क्यू नॉट कार्य करने पर बल है, क्यू नॉट कार्य करने पर बल है। तो बल है, तो ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाई क्यू नॉट, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में किसी विद्युत आवेश Q के कारण, किसी विद्युत आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। किसी बिंदु आवेश, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर क्या होगी? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है डायरेक्ट ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q बाई R स्क्वायर। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन में प्रति एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाला बल कहा जाता है विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव। तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है।
प्रति एकांक आवेश पर, मतलब हर एक एकांक प्रति एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या है? तो 36 नंबर क्वेश्चन में ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 36 का ए, ml का पावर -3 e का पावर -1। इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है मदन लाल, ml मदन लाल TA, मदन लाल मदन लाल टाटा मदन लाल टाटा मदन लाल टाक्टिस 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 मदन लाल टाक्टिस। मजा नहीं आ रहा। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए मैं अच्छा से पढ़ा रहा हूँ तो पढ़िए, अगर अच्छा से नहीं, मैं आज जानता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप मन लगे तो पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, आराम से बैठे बैठे सोने के समय में या इंजॉय करने के समय में आराम से देखते रहिए, क्या हो जाएगा। तो चलिए, मेरे को लगता नहीं है कोई भी देखेगा मेरे वीडियो को, पर कोई बात नहीं, कौन नहीं देखेगा ये चलिए जो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइए कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो चलिए बता चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर में क्या करें? विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है ml के पावर 3 mlt के पावर 3 mlt के -3 a -1। तो 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 इसका हो जाएगा लाल मदन लाल TA, मदन लाल TA 31 मदन लाल 31 मदन लाल 31 मदन लाल 31 मदन लाल ना मिल्ट मिल्ट मिल्टा। चलिए आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा ना, नहीं हो मेरे ट्रिक है पर आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए 37 नंबर में चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है m का पावर 0 LTA होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है m का पावर 0 LTA, मतलब सिंपली याद कर सकते हैं लता होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है लता, LTA लता। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र लता होता है, लता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के केंद्र के बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्विध्रुव के केंद्र के बिंदु से दूरी के साथ बिंदु से r के दूरी के साथ बदलती रहती है। तो इसका समीकरण क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्विध्रुव के केंद्र के बिंदु से दूरी के साथ बदलती रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वो ई समानुपाती ई समानुपाती ई समानुपाती ई समानुपाती 1/RQ 1/RQ। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इसका कोई ट्रिक बनाइए तो आप लोग। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। उस पर 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अनंत पर
वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर करता है क्या कहलाता है? वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर कराता है वो क्या कहलाता है? आवेश की ध्रुवता कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश की ध्रुवता। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर कराता है वो आवेश की ध्रुवता कहलाता है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाओं किसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है, जानकारी प्रदान करती है? विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या शक्ति, या विद्युत क्षेत्र की दिशा, आवेश की प्रवृत्ति, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा सभी के बारे में बताती है, उसमें कोई कोताही नहीं करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाती है? तो ये ऋणात्मक दिख रहा है ना आपको, ये ऋणात्मक है, रिलेटेड है कोई क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एक धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाती है? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाती है। तो इसमें है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश, ये होगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। तो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कूलाम नियम का सदिश रूप में कूलाम नियम को सदिश रूप में लिखा जा सकता है। तो कूलाम नियम को सदिश रूप में कैसे लिखा जा सकता है? कूलाम नियम को सदिश रूप में एफ कूलाम नियम को सदिश रूप में F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R3 ये लिखा जा सकता है। उसके बाद मैं बहुत थक गया, आज तक कभी आधा घंटा नहीं पढ़ाया था। आधा घंटा में 33 मिनट हुआ है, 33 मिनट 42 सेकेंड, इतना ही में मैं थक गया, मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का। तो जोश है, पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के लिए धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मेरे सर तो 12-12 घंटा पढ़ाते हैं, मैं आधा घंटा नहीं पढ़ा पा। चलिए कोई बात नहीं, सर का प्रैक्टिस है 12 साल का। देखिए चलिए शुरू करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। आवेश का रेखीय घनत्व का आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। कूलम मीटर होता है, या कूलम इंटू मीटर होता है, या मीटर पर कूलम होता है, या इनमें से कोई? आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम पर मीटर। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम पर मीटर होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम पर मीटर। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम पर मीटर होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम पर मीटर होता है। ये क्या हो रहा है? चलिए सॉरी गाइस, ये कुछ दवा, अच्छा चलिए हो गया। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में चले आते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षित परावैद्युतांक एप्सिलॉन होता है? तो E बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 46 का A नंबर हो जाएगा E बराबर एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। तो 47 में क्या कर रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो
1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यही। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, 49 आ गया। आवेश क्या करें, आवेश की पृष्ठ घनत्व के बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, आवेश के कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है बटा कुल क्षेत्रफल, या कुल आवेश बटा कुल आयतन, या थी तो क्विज का ये आंसर नंबर बी हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसके बाद 49 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी का पारावैद्युतांक स्थिरांक पारावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। तो पानी का पारावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, 80। पानी का पारावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 का डी हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर में चलते हैं। तो 51 नंबर में क्या लिखा है, आप लोग पढ़िए जल्दी, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, कूलम पर वोल्ट, या कूलम पर मीटर। तो फर्स्ट में कूलम पर मीटर स्क्वायर था, मैं मीटर पढ़ गया हूँ, उसके लिए सॉरी गाइस। तो इसका क्या होगा, तो कुल आवेश के पृष्ठ घनत्व, घनत्व मतलब घन, तो घन, घन नहीं, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सरफेस, सरफेस क्या होता है 2D में होता है, तो सरफेस में स्क्वायर होता है। और क्या आवेश के पृष्ठ के घनत्व बोला है तो स्क्वायर, आयतन बोलता है तो 3 होता है, आयतन क्यूब, तो 3 मतलब पावर 3 तक क्यूब हो जाता है। और पृष्ठ घनत्व बोला है तो स्क्वायर हुआ है। अगर रैखिक बोलता तो 1 होता, उसका पावर 1 मतलब कुछ नहीं होता। तो चलिए, तो 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित, तो ये नहीं बता रहा है कि धन आवेशित किया जाता है कि ऋण आवेशित, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर धन आवेशित ऋण आवेशित बता देता हूँ ना, बढ़ता है, घटता है या बढ़ता है। सिर्फ आवेशित बोले तो धन आवेशित भी तो हो सकता है, ऋण आवेशित भी तो हो सकता है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर। तो जल्दी से बताइए क्या होता है। तो इसका इसका होता है ऋण से धन की ओर, इसका ऋण से धन की ओर होता है, ऋण से धन की ओर। विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऋण से धन या निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है, या वोल्ट पर मीटर होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती बोल दी है, फिर से बोल रहा हूँ। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 54 का, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक V पर एम यानी वोल्ट पर मीटर, V बाई एम, वोल्ट पर मीटर V बाई एम होता है, V बाई एम होता है। उसके बाद चलते, पहली बार मैं 1 आवर पढ़ाऊंगा, इसके लिए आप तो अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ तक देखा होगा, एक भी इंसान नहीं देखा होगा शायद। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप पहुंच चुके हैं किस तरह स्किप करके, तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड के, या 1 ओम पर 1 वोल्ट, या 1 वोल्ट गुना 1 ओम, या 1
कूलम गुना 1 सेकेंड। 55 नंबर, तो 55 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 55 नंबर का आंसर 1 कूलम पर सेकेंड होता है। 1 एम्पियर को 1 कूलम पर सेकेंड मतलब कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि स्थिर स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये संरक्षित होता है, ये संरक्षित होता है। स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? अनंत लंबाई अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार अनंत लंबाई, देखिए फिर से, अनंत लंबाई अनंत लंबाई 1 मिनट नहीं उग रहा है क्यों? अनंत लंबाई एक समान आवेश सीधे तार अनंत लंबाई के एक समान आवेश के एक समान आवेश सीधे तार एक समान आवेशित सीधे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर ए ही होता है। पाई बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए गए 75 क्वेश्चन था पर मन नहीं कर, अब चलिए अभी बोलने वाला था, रहने दीजिए, पर चलिए खींच दिया जाए। 75 पूरा किया जाए टारगेट। किसी किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है, 0 से अधिक होता है, 0.5 से 1 से या या 5 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। देखिए ये क्या स्क्वायर था ना, चाहिए 1 से अधिक होता है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और मात्र 15 से 16 क्वेश्चंस बच चुके हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है, न्यूटन मीटर पर कूलम होता है, न्यूटन मीटर होता है, या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का होता है वेबर नहीं, न्यूटन मीटर पर कूलम होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उस पर धन आवेशित वस्तु में होता है। धनावेशित वस्तु में न्यूट्रॉन की अधिकता होती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या प्रोटॉन की कमी होती है? क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। धनावेशित में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए धनावेशित हो जाता है। उसके बाद 61 नंबर में चलते हैं। तो 61 नंबर में क्या कह रहा है कि गॉस के नियम निम्न में से कौन सत्य है? गॉस के नियम निम्न में से कौन सा सत्य है? तो ये वाला सत्य है, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट, गॉस का नियम सत्य है, बी नंबर। उसके बाद 61 नंबर हो गया। 8 कूलम ऋण आवेश पर विद्यमान इलेक्ट्रॉन होगा। तो 8 कूलम ऋण आवेश पर विद्यमान इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो 8 कूलम ऋण आवेश पर विद्यमान इलेक्ट्रॉन 5 गुना 10 के पावर -19 हो जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ ये सही है गलत नहीं है, मैं कैलकुलेट किया हूँ अभी जस्ट। उसके बाद कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत वाले, तो 10 के पावर -43 नहीं +43 होगा। 63 नंबर का डी होगा -43। मैं बोल ही रहा था पर फिर बाद में पता नहीं क्या मन में आया है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ? यदि निर्वात में 1 कूलम आवेश उसी यदि निर्वात में 1 कूलम आवेश उसी परिमाणी यदि निर्वात में 1 कूलम आवेश उसी परिणाम के एक दूसरे के साथ इतना से इतना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 64 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 64 नंबर का आंसर 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन होगा। ये एग्जाम में लगता नहीं आएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा सी,
सी नंबर कूलाम के नियम है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया? तो कूलाम का नियम है ये। वन बाई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपना Q1/Q2, ये कूलाम का नियम है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन में क्या? 66 नंबर क्वेश्चन इतने तो बहुत पढ़े थे लोग। कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकल कर रेशम में चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकल के रेशम में चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कौन सा आवेश संभव नहीं है? 67 में क्या कह रहा है? कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो ये तो संभव। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी के संबंध, स्थिर वैद्युति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा कथन, स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं, कौन सा कथन यथार्थ नहीं है? तो 68 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 नंबर का आंसर नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है, ये सही नहीं है। घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं होता है। कौन सा नंबर? उसके बाद 16 है। अब 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो चलिए अब उसके बाद समाप्ति हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत के लिए, मेहनत मतलब आप सभी के लिए समझ सकते हैं। चलिए 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आवेश की प्रकृति होती है योगात्मक, तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? 69 का क्या होगा? तो 69 का ए हो जाएगा। 69 का ए नंबर हो जाएगा। तो आवेश की प्रकृति योगात्मक होती है। उसके बाद चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 70 नंबर क्वेश्चन करे आवेश, यदि किसी यदि आवेश क्यू में इलेक्ट्रॉन एन होता है, यदि आवेश क्यू में इलेक्ट्रॉन की संख्या एन होती है तो क्या होता है? तो क्यू बराबर एन ई होता है। तो क्यू बराबर एन ई यानी कि एन बराबर क्यू ई, एन बराबर क्यू ई। तो 70 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। क्यू बराबर एन ई यानी एन बराबर क्यू ई। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? तो 71 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित निकाय का विद्युत आवेश सदैव किसके बराबर होता है? आवेश के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज, आवेश के न्यूनतम मान के अर्ध गुणज, आवेश के न्यूनतम मान के वर्ग या शून्य होता है। किसी निकाय के विद्युत आवेश सदैव किसके बराबर होता है? किसी निकाय के विद्युत आवेश सदैव आवेश के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है। उसके बाद 72 नंबर, मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा। समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश के युग्म कहते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव या विद्युत फ्लक्स। तो इसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो गो हो गए तो द्विध्रुव हो गया। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है केवल आघूर्ण, केवल बल, केवल द्विध्रुव, केवल बल तथा आघूर्ण, बल तथा आघूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, केवल आघूर्ण करता है। उसके बाद 74, मैं आपको कमेंट ही में ड्राइव का लिंक दे दूंगा, तो ठीक है गाइस, या आप मेरे मेरे पास मैसेज कर सकते हैं आराम से। डिस्क्रिप्शंस में लिंक होगा, इंस्टा आईडी, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए 69 बोल रहे हैं 74 का निम्न में से कौन सा चालक का उदाहरण है? सूखी लकड़ी, चांदी, प्लास्टिक, रबर। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी है सबसे अच्छा चालक। चालक तो है लेकिन सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद क्या है? सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित तथा प्रतिकर्षित कुछ नहीं करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।